हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से हमने अर्थशास्त्र के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके आईएएस पीसीएस आपके ग्रुप सी रेलवे में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और ये लेक्चरर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप अर्थशास्त्र के लेक्चर देने जा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है कितने प्राधिकरणों में अधिकरणों में विभाजित है, तो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 अधिकरणों में विभाजित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भी है कि उत्तर उसका डी हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। ये प्रश्न आपके झारखंड पीसीएस प्री 2013 में भी पूछा गया है और ये प्रश्न आने की संभावना बार बार रहती है दोस्तों। प्रश्न है कि लेक शब्द, जो ये लेक शब्द है, तो लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? लेक शब्द है तो लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? यक्ष, लक्ष, तक्ष या दक्ष? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है, तो वो हमारे लक्ष्य शब्द से। किस शब्द से हुई है? लक्ष्य शब्द से। यदि हम इसकी व्याख्या देख ले दोस्तों कि लक्ष्य शब्द की उत्पत्ति लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुई है। लक्ष्य का अर्थ 1 लाख होता है। क्या होता है? 1 लाख। लक्ष्य का अर्थ, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्य का अर्थ क्या है, तो लक्ष्य का अर्थ है दोस्तों 1 लाख। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके आईएएस प्री 1998 में पूछा गया और ये प्रश्न दोस्तों आपके बार बार रिपीट होता रहता है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न से जानने से पहले, यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं अपमिश्रित हैं, प्रोटीन समृद्ध हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इको मार्क। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता रहता है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। क्या दोस्तों? जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं उन उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, देख सकते हैं आप कि आईएएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आने की संभावना बनी रहती है। तो आप आसानी से समझ गए हैं कि इको मार्क क्या है, कि जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। चलिए दोस्तों, यदि इसकी व्याख्या देखें तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतया पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके एमपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न के आने की संभावना बनी रहती है। प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों हमारा कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? एडम स्मिथ, मार्शल, कीन्स और रॉबिन्स? ये प्रश्न आपका एमपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एडम स्मिथ क्या है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है दोस्तों। यदि हम इसकी व्याख्या देख लें, एडम स्मिथ एक स्टॉटिश दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे। उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र और पूंजीवाद का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र और पूंजीवाद का जनक
कहा जाता है दोस्तों। तो काफ़ी आसानी से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न भी। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट किया जाता है दोस्तों, बार बार रिपीट किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे एम कीन्स, गुनार मिर्दल। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो आप आसानी से इसका आंसर लगा दो दोस्तों कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक जो हैं वो कौन है? एडम स्मिथ हैं दोस्तों। एडम स्मिथ काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों ये एडम स्मिथ की। चलिए इसका यदि व्याख्या देख लें। 1776 में प्रकाशित पुस्तक इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक स्कॉटलैंड के विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। कौन थे? एडम स्मिथ थे। यह क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत पुस्तक मानी जाती है। तो कभी कभी ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि क्लासिकल अर्थशास्त्र के मूलभूत पुस्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है एडम स्मिथ की, तो उसे क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत पुस्तक भी माना जाता है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे प्रश्न बनता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब प्रकाशित हुई? तो 1776 में पुस्तक प्रकाशित हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, तभी आपके लिए नई नई वीडियो इसी प्रकार मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आपका उत्तराखंड में भी पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, माल्थस। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद होना चाहिए कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन है? अमर्त्य सेन है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए यदि इसकी व्याख्या देखें तो वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मिला। उन्हें यह पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दिए गए योगदान के लिए मिला है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो अमर्त्य सेन थे उन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो कब दिया गया? 1998 में दिया गया। वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मिला। उन्हें यह पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिए गए योगदान के लिए मिला है दोस्तों। तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ से हमारे दो प्रश्न आसानी से बन गए। कब दिया गया? तो 1988 में। किसको दिया गया? अमर्त्य सेन कहते हैं कि भारतीय थे। किसके लिए मिला? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कल्याणकारी योगदान के लिए मिला है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपके यूपी पीसीएस मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में। यदि इसकी व्याख्या देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है। ये प्रश्न आपके एमपी पीसीएस प्री 1999 पे पूछा गया और ये प्रश्न आपका लगातार रिपीट किया जाता है दोस्तों। इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, कलकत्ता। तो ये प्रश्न दोस्तों आप आसानी से समझ जाएंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो वह है दोस्तों हमारा भोपाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा भोपाल में दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है दोस्तों। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है, काफ़ी महत्वपूर्ण। यदि हम इसकी व्याख्या देख लें दोस्तों, तो भाखड़ा नागल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। इसके तहत भाखड़ा एवं नागल में सतलज नदी, कौन सी नदी, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है, तो सतलज नदी। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं जिनके माध्यम से जल विद्युत और सिंचाई आदि की व्यापक व्यवस्था की गई है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो भाखड़ा नागला जो परियोजना है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है और इसके तहत भाखड़े और नागल में सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं जिसके माध्यम से जल विद्युत और सिंचाई आदि की व्यापक व्यवस्था की गई है दोस्तों। और यह भारत की, यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका यहीं से बनता है, ये प्रश्न हमारा बनता है कि यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो कौन सी है, भाखड़ा नागल परियोजना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1872, 1981, 1891, 1894। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि भारत में जो प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई वो कब हुई? 1972 में हुई दोस्तों। कब हुई थी? 1972 में हुई। यदि हम इसकी व्याख्या देख लें, अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1972 में कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना, यानी कि जो प्रथम नियमित जनगणना 1981 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मानी जाती है। तो आपको आसानी से ये समझ गए होंगे आप कि जो भारत, प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ हुई, तो इस प्रकार यदि प्रश्न पूछा जाता है तो तब हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1872। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, प्रारंभ हुई, तो 1872। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना, नियमित, यदि ये शब्द लगा हो कि नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप आसानी से इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। तो मैं हूँ सुरेंद्र शेखर, सादर प्रणाम करते हुए आज वीडियो को यहीं पर रोकते हुए फिर नेक्स्ट इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।